जय हिंद स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके, तो प्रीवियस क्लास में अपन ने डाइजेशन बकल कैविटी, ईसोफेगस, फेरिंग्स में कर लिया था। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा था कि स्टोमक में डाइजेशन जो है फिजियोलॉजी किस प्रकार से होती है। फूड जो है स्टोमक में पहुंचता है, कौन कौन से एंजाइम जो हैं वहाँ पर सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, आज अपन करेंगे रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन कि जैसे ही सेमी डाइजेस्टेड फूड स्टोमक से किस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ये। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो सबसे पहले ये आता है ड्यूडेनम में। ठीक है, कि जैसे ही ड्यूडेनम में एंटर करता है उसी समय क्या होता है कि ड्यूडेनम की जो म्यूकोसा लेयर होती है उससे एंट्रोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन जो है सीक्रेट किया जाता है। और ये हार्मोन क्या करता है कि ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो होती है ना उसको कम करता है। कि ठीक है, समझ में आ गया कि गैस्ट्रिक सीक्रेशन की जो उसको कम करता है। कई बार क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस में HCl जो होता है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है और इसको क्या कहता है, हाइपो एसिडिटी के नाम से इसको जाना जाता है। जब हाइपो एसिडिटी हो जाती है तो कई डिजीज जैसे कॉन्स्टिपेशन है, एनीमिया है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, ये डिजीज़ जो है देखने को मिलती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि HCl का सिक्रेशन जो होता है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपर एसिडिटी कहा जाता है। और हाइपर एसिडिटी की कंडीशन में क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर या गाल ब्लैडर की जो डिजीज़ होती है वो देखने को मिलती है। अब देखिए, कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जो है नर्वस और हार्मोन इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेफेलिक फेज होती है जो कि क्या करती है कि जठर ग्रंथि भोजन के आमाशय में पहुंचने से पूर्व की जठर रस का सीक्रेशन क्या करती है, कर देती है। ठीक है, समझ में आ गया कि जठर ग्रंथि जो होती है फूड के स्टोमक में पहुंचने से पहले ही डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन कर देती है। ओके, और ये देखने, सूंघने, चखने इनके कारण ये क्रिया जो है होती है। सेकेंड इज द होती है गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज होती है कि जैसे ही फूड इसमें पहुंचता है, फूड स्टोमक में पहुंचता है तो उसमें गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक फेज उसको कहा जाता है। कि जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंच गया तो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये फेज क्या कहलाती है, गैस्ट्रिक फेज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो इन प्रोटीन के कारण स्टोमक का पाइलोरिक पार्ट से जो होता है गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। और भोजन के रूप में ग्रहण करने वाली जैसे कुछ सामग्री है, जैसे मीट है, मीट सूप है, ये क्या करते हैं कि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को और उत्तेजित करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल है, कैफीन है, हिस्टामिन है, ये भी क्या करते हैं, एक तरह से स्टिमुलस का फंक्शन करते हैं कि गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। थर्ड फेज होती है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज क्या होती है कि जैसे ही फूड ड्यूडेनम में एंटर करता है ये एक सेंसरी इफेक्ट जो है शो करता है। तो इसके कारण होने वाले गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन जो होता है वो इंटेस्टाइनल फेज कहलाता है। समझ में आ गया कि फूड जैसे ही ड्यूडेनम में एंटर किया उसने कौन सी सेंसरी रिएक्शन जो है, इफेक्ट जो है शो किया। और जैसे ही सेंसरी इफेक्ट शो करता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फेज क्या कहलाती है, ये इंटेस्टाइनल फेज कहलाती है। अब स्टोमक के में देखिए कि जैसे ही फूड के गैस्ट्रिक जूस के द्वारा डाइजेशन के पश्चात क्या होता है, एक गाढ़ी जो है लुगदी के समान संरचना बन जाती है और उसे क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो होती है किसके कारण होती है कि ये स्टोमक की जो पेरिस्टलाइसिस जो मूवमेंट होती हैं उनके कारण जो है पाया जाता है, मतलब क्रमांकन गतियों के कारण ये क्रिया जो है होती है। ठीक है, अब भोजन जो है काइम के रूप में कहाँ पर डाइजेशन के लिए किसमें, स्टोमक से किसमें आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। अब देखिए अपन देखते हैं डाइजेशन इन ड्यूडेनम कि स्टोमक में क्या होता है, पाइलोरिक वाल्व जो होता है प्रेजेंट होता है। अब ये पाइलोरिक वाल्व जो होता है थोड़े थोड़े टाइम पर क्या होता है, खुलता है, जिससे कि काइम जो होता है, जो डाइजेस्टेड फूड जिसको काइम कहा जाता है, वो ड्यूडेनम में एंटर कर जाता है। अब ड्यूडेनम से क्या होता है कि किसी भी डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन नहीं किया जाता है। इसके ल्यूमन में क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। समझ में आ गया, बाइल जूस किसके द्वारा, लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, लीवर के लोब्स होते हैं। और पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो पैनक्रियास के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो ये दोनों फूड में आकर
मिलते हैं। अब ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो फूड का एसिडिक मीडियम है उस मीडियम को समाप्त कर उसे एल्कलाइन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि फूड का मीडियम कैसे करते हैं कि एसिडिक से एल्कलाइन कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं अपन बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है ये हेपाटिक सेल्स के द्वारा जो है सीक्रेट किया जाता है, गाल ब्लैडर में एकत्रित रहता है ये। ठीक है, और ये अगर इसकी आवश्यकता पड़ने पर बाइल डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम की जो प्रॉक्सिमल लिम्ब है उसकी कैविटी में ये पहुंच जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको डायग्राम, देखिए कि इसमें अपन को दिखा रखा है कि पैनक्रियास और उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको अपन को इस डायग्राम में दिखा रखा है। ठीक है, अब इंटेस्टाइन में भोजन में क्या होता है, वसा भी प्रेजेंट होती है, फैट प्रेजेंट होती है। तो फैट की प्रेजेंस से ड्यूडेनम की जो सरफेस है उससे कोलिसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है। कौन से हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है। ये हार्मोन क्या करता है कि ब्लड के द्वारा गाल ब्लैडर में पहुंचता है और गाल ब्लैडर में पहुंचने के बाद उसे बाइल जूस के सिक्रीशन के लिए इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड होता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस होता है क्षारीय होता है ये, और ये पैनक्रियास की जो एसिनाइज सेल्स होती हैं उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ये अग्नाशय नलिका के द्वारा जो इसकी ड्यूडेनम है उसकी डिस्टल वॉल तक आम तक जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए कि इसके अलावा पैनक्रियाटिक कुछ जो एंजाइम होते हैं वो भी अपना फंक्शन है दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन जो होता है ये ट्रिप्सिन एंजाइम की इनएक्टिव फेज होती है। ये देखिए ट्रिप्सिनोजन जो होता है ये इनएक्टिव होता है। ये एंट्रोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिव ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। फिर ट्रिप्सिन क्या करता है कि ट्रिप्सिन जो है वो एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है ये, और ये प्रोटीन की जो है मीडिएट जो स्टेजेस होती है जैसे प्रोटीन है, प्रोटियोजेज है, पेप्टॉन्स है, इन पर रिएक्शन करके इसे पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड में चेंज कर देता है। इसके बाद सेकंड देखिए कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन जो होता है ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है। इसमें ये भी क्या होता है, कीमोट्रिप्सिनोजन होता है, इनएक्टिव होता है, और ट्रिप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में ये एक्टिव कीमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। अब ये कीमोट्रिप्सिन क्या फंक्शन करता है, ये भी प्रोटीन की जो इंटरमीडिएट फेजेस होती है ना, मेटाप्रोटीन्स, प्रोटियोजेज, पेप्टॉन्स जो है इनको पॉलीपेप्टाइड में इनको और डाईपेप्टाइड में चेंज करता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये एंजाइम जो है कौन सा, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन जो है वो गैस्ट्रिक रेनिन पढ़ा था ना बनने की, दूध को दही में बदलने की क्षमता रखता है। ऐसे ही ये भी इसी प्रकार की क्षमता जो है रखता है, दूध को दही में बदलने की। इसके बाद देखिए कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है ये एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम है। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, और डाईपेप्टाइड के जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना उनको तोड़ने का काम करता है, और ये इसको एमिनो एसिड में चेंज करता है। पॉलीपेप्टाइड डाईपेप्टाइड को किस में चेंज किया, एमिनो एसिड में। अब देखिए फॉर्म कैसी होती जा रही है, सिंपल होती जा रही है। यहाँ पर देखा अपन ने कि कीमोट्रिप्सिन जो है प्रोटीन की इंटरमीडिएट फॉर्म को पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड में चेंज कर रहा है। यहाँ पर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है पॉलीपेप्टाइड को जो है एमिनो एसिड में चेंज कर रहा है। अब देखो एमिनोपेप्टाइडेज जो होता है मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम है, ये भी क्या करता है कि ये भी पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड के उनको तोड़कर किसमें, एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। इसके बाद देखिए एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। स्टार्च, एमाइलेज की प्रेजेंस में स्टार्च जो है वो किस में चेंज हो जाता है, माल्टोज में चेंज हो जाता है। उसके बाद देखिए कि जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है ये रॉ वीट हैं, राइस हैं, कॉर्न हैं, इन पर भी अपनी रिएक्शन शो करता है। इसके बाद देखिए अब माल्टोज, स्टार्च किस में चेंज हो गया, माल्टोज में। अब माल्टेज एंजाइम जैसा इनका नाम होता है वैसा ही फंक्शन, माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, कर दिया। उसके बाद देखिए सुक्रेज। सुक्रेज क्या करता है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बांट दिया। ठीक है, सुक्रेज ने क्या किया, सुक्रेज एंजाइम ने सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, सुक्रेज कहाँ पर चेंज हो गया था,
ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है कि जो लैक्टोज है शुगर किस में प्रेजेंट होती है, मिल्क में। ठीक है, तो ये लैक्टोज को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। इसके अलावा होता है एक लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, इमल्सिफाइड जो फैट्स होती है ना उन पर रिएक्शन शो करता है। ठीक है, समझ में आ गया कि ये इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, मोनोग्लिसराइड्स और डाईग्लिसराइड में चेंज कर देता है। तो अपन ने देखा ना कि कॉम्प्लेक्स जो हैं प्रोडक्ट वो किस में चेंज हो जाते हैं, सिंपल फॉर्म में वो चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइडेजेस। पॉलीन्यूक्लियोटाइडेजेस क्या करता है कि ये राइबोन्यूक्लिएजेस एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज नामक एंजाइम है इसमें। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड को उनकी सिंपल जो स्टेज है न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देता है। ये न्यूक्लिक एसिड को किस में चेंज कर दिया, न्यूक्लियोटाइड में इसने चेंज कर दिया। दिख रहा है। फिर इसके बाद देखिए कि ये तो थे पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा किए जाने वाले फंक्शन। अब पैनक्रियाटिक जूस का कंट्रोल जो है किस प्रकार से किया जाता है, तो इस पर नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम जो हैं दोनों ही अपना कंट्रोल इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब फूड क्या है, काइम के रूप में किस में आया, ड्यूडेनम में आया। ड्यूडेनम में आने के बाद ड्यूडेनम की जो म्यूकस लेयर है उससे जो है अक्रियाशील प्रोसिक्रेटिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है। ये प्रोसिक्रेटिन क्या करता है कि जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आता है ना, तो HCl के कांटेक्ट में आते ही ये किस में चेंज हो जाता है, सिक्रेटिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो अब ये सिक्रेटिन का फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड के द्वारा पैनक्रियास पर पहुंचकर पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करवाता है। ठीक है, समझ में आया कि पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कौन करवाता है, सिक्रेटिन। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद जो होता है कि फूड जो होता है डाइजेस्टिव जूस के और बाइल जूस के मिलने से फूड का मोस्टली पार्ट जो है उसका डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब आमाशय में पहुंचा था तब क्या नाम था इसका, काइम। अब ये इसमें डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस जो है इसमें काइम में मिलते जाते हैं और ये फूड जो होता है और पतला होता जाता है और इसको क्या कहा जाता है, इसको काइल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन की सेमी डाइजेस्ट फूड जो होता है वो किसके रूप में, काइल के रूप में। ये काइल के रूप में जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का पुनः अपघटन होता है जिससे कि उसको सिंपल अवस्था में उसको बदल दिया जाता है। और सिंपल अवस्था में क्यों परिवर्तित किया जाता है, ताकि इंटेस्टाइन के द्वारा इसका इजीली एब्जॉर्व किया जा सके। ठीक है, अब देखिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें इनर सरफेस पर 2 टाइप्स की ग्लैंड्स जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। एक तो होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, दूसरी होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड्स जो होती है ये ड्यूडेनम की म्यूकोसा जो लेयर होती है ना उसके ऊपर पाई जाती है। ये जो होती है म्यूसिन नामक एक एंजाइम जो होती है उसको सीक्रेट करती है और ये क्या करता है कि प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। सेकंड होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है इनको क्रिप्स ऑफ लीवर गुन होती है, इनको ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, म्यूकस का और एंजाइम जो है उनको सीक्रेट करने का कार्य करती है। तो 2 प्रकार की ग्लैंड हो गई। अब इसके बाद देखिए कि ये है ना इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है ना वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्रिप्स ऑफ लीवर कोन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब दोनों प्रकार की ग्लैंड से जो इंटेस्टाइनल जूस जो सीक्रेट किया जाता है ना उसको सक्कस एंट्रिकस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। इसमें 98% वाटर होता है और 1% जो होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और 0.5% जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए ये केमिकल कंपोजिशन बता रखा है पैनक्रियाटिक जूस का कि इसमें वाटर जो है 98.5% वाटर जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 1% प्रेजेंट है, दिख रहे हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, अब इसमें इनऑर्गेनिक में कौन कौन से गए, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है। ठीक है, ऐसे
और ऑर्गेनिक में है म्यूसिन है, एंट्रोकाइनेज है, माल्टेज है, एप्सिन है, लैक्टेज है, पॉली न्यूक्लियोटाइडेज है और न्यूक्लियोटाइडेज है। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, समझ में आ गया। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस में। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इंटेस्टाइनल जूस में उपस्थित कार्बनिक घटक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें म्यूसिन होता है। म्यूसिन का फंक्शन क्या होता है कि ये भोजन को लसलसा लुब्रिकेट बनाने का कार्य करता है। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर होता है एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज ही होता है, ये भी पैंक्रियाटिक जूस में उपस्थित इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में चेंज करने का कार्य करता है। इसके बाद देखिए रैप्सिन। रैप्सिन जो होता है एमिनोपेप्टाइडेज और डाईपेप्टाइडेज जो एंजाइम होते हैं प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इसमें प्रोटीन की जो इंटरमीडिएट स्टेजेस होती है ना उनको एमिनो एसिड में उनको चेंज कर देता है। ठीक है, ये देखिए प्रोटीन, ये जो इंटरमीडिएट स्टेजेस है ना प्रोटियोजेज, पेप्टॉन्स, पॉलीपेप्टाइड, इनको क्या करता है कि डाईपेप्टाइड में इनको चेंज कर देता है। इसके बाद देखिए माल्टेज। माल्टेज जो होता है ये भी फूड में उपस्थित जो माल्टोज शुगर होती है ना उसको सिंपल शुगर ग्लूकोज में चेंज करने का काम करता है। इसके बाद सुक्रेज या इन्वर्टेज जो होती हैं ये क्या करती हैं कि वही सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करने का कार्य करती है। इसके बाद लैक्टेज देखिए, लैक्टेज जो होता है ये शुगर को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज करने का कार्य करता है। ये देखिए लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज करने का कार्य करता है। इसके बाद देखिए लाइपेज जो होता है ये शेष जो बची हुई इमल्सिफाइड जो फैट्स होती है ना उनको मोनो एंड डाई ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में क्या करता है उनको चेंज कर देता है। इसके बाद देखिए लाइपेज एंजाइम जो होता है ना ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है कि ये भी वसा को मतलब फैट को, कि ये भी फैट को मोनो और डाईग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करने का काम करता है। ये न्यूक्लिक एसिड पर क्रिया करते हैं जिससे कि न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य उपस्थित फॉस्फोडाइस्टर जो है वो बॉन्ड टूट जाते हैं और इजीली जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेट किए हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप स्टूडेंट्स आपको इतना। अब देखिए इसके बाद जो है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज जो होता है ये भी न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट फॉस्फोरिक अम्ल को सेपरेट करने का काम करता है और फॉस्फोरिक अम्ल को अगर अपन ने अलग कर दिया तो क्या बन गया, क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए फॉस्फेटेज जो होता है न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड में चेंज करने का काम करता है। इसके बाद देखिए न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज जो होता है ये न्यूक्लियोसाइड पर रिएक्शन करता है जिससे कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं ना उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जानते हो ना नाइट्रोजनी बेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए न्यूक्लियोसाइडेज जो एंजाइम है, न्यूक्लियोसाइडेज जो एंजाइम है ये क्या करता है न्यूक्लियोसाइड को पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षारक जैसा कि अभी बताया उसमें चेंज करने का फंक्शन करता है। इसके बाद देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन फूड में सबसे पहले फूड का इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। ठीक है, और ये सब क्रियाएं कहाँ पर होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो भोजन के पश्चात आहार नाल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या है कि भोजन के इंजेशन और डाइजेशन के बाद होने वाली एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे कि क्या कर लेते हैं फूड का जो डाइजेस्टिव पार्ट होता है ना जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको इस एलिमेंट्री के कैनाल के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कहाँ पर स्टार्ट होता है, माउथ में। ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन फ्रॉम माउथ, कि माउथ से क्या होता है भोजन के किसी भी अंग का अवशोषण जो है नहीं किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि माउथ क्या करता है किसी भी अंश का अवशोषण नहीं करता है। इसके बाद देखिए सीधे पहुंच जाइए स्टोमक पे। स्टोमक में क्या होता है कि इसमें अवशोषण की क्रिया जो होती है ना वो काफ़ी सीमित होती है। ठीक है, इसकी सरफेस से जल, ग्लूकोज और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये पदार्थ जो होते हैं किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो गए, इनको एब्जॉर्ब करने के बाद स्टोमक की सरफेस से इनको एब्जॉर्ब होकर कहाँ पर होता है, वीनस ब्लड में ये आ जाते हैं। इसके बाद देखिए एब्जॉर्प्शन
बाय इंटेस्टाइन की आंत में क्या होता है कि डाइजेस्ट फूड का सबसे अधिक मात्रा में एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है ना, कि फूड का सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन क्या किया जाता है, डाइजेस्ट फूड का इंटेस्टाइन में किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ये फूड की कुल मात्रा का 90% पार्ट जो है वो इंटेस्टाइन की सरफेस के द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए इंटेस्टाइन की जो सरफेस एरिया में इसमें सर्कुलर फोल्ड्स, माइक्रोविलाई, म्यूकस ग्लैंड ये जो होते हैं अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन का एरिया जो होता है ना वो बढ़ जाता है। समझ में आ गया कि इसमें जो फोल्ड्स और माइक्रोविलाई जो विलाई प्रेजेंट होता है ना, ये विलाई क्या करते हैं कि इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए डायग्राम में देखिए, ठीक है, ये आपको फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, फोल्ड्स सीधे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसके एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इसके बाद इसमें होता है कि जो फूड है जिसे इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है ना किसमें, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है कि माइक्रोविलाई में एक है ना आर्टियोल के द्वारा तो इसको फूड को एंटर कराया जाता है और वेन्यूल के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो सभी वेन्यूल जो होती है मिलकर एक किसका फॉर्मेशन करती है, हेपेटिक पोर्टल वेन का फॉर्मेशन ये करती है। कौन करती है कि जितनी भी वेन्यूल्स होती हैं वो सब आपस में मिलकर ए हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है, समझ में आ गया, हेपेटिक पोर्टल वेन का फॉर्मेशन करती है। और हेपेटिक जैसे इसका नाम है ना, तो ये कहाँ पर खुलती है, लीवर में खुलती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट का वो लास्ट प्रोडक्ट मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, पेंटोज है, ये होते हैं। ठीक है, तो फ्रक्टोज, मैनोज और पेंटोज शुगर जो होती हैं वो तो इनएक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होती हैं उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें देखिए कि इसके बाद जो है सेकंड, ये देखिए आपको दिखा रखा है कि कौन से पदार्थ का, जैसे फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ठीक है, यूरिया प्रेजेंट है इसमें, ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट है। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट के बाद किसका पाचन होता है, एब्जॉर्प्शन किसका होता है, प्रोटीन का। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में फूड के साथ साथ प्रोटीन में डिफरेंट डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं वो भी इसमें क्रिया करते हैं। और प्रोटीएजेस, और मेन एंजाइम कौन सा होता है इसके अंदर, प्रोटीएजेस है। तो प्रोटीएजेस एंजाइम जो है वो एमिनो एसिड में इसको तोड़ने का कार्य करता है। एमिनो एसिड जो का अवशोषण कौन करता है, इंटेस्टाइन की सरफेस पर सक्कस एंट्रिकस, कि इसमें ना एमिनो अम्ल का अवशोषण कौन करता है, कि इंटेस्टाइन की सरफेस पर जो एंटीरियर मीजेंटिक वेन जो होती है ना वो इसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है, समझ में आ गया। और इसको ब्लड वेसल्स के द्वारा इसका किया जाता है। एंटीरियर मीजेंटिक वेन की ब्लड वेसल के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। और यहीं से एमिनो एसिड जो होते हैं वो हेपेटिक पोर्टल सब सिस्टम के द्वारा जो है उसको कहाँ पर लाया जाता है, लीवर में इसको लाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके लिए जैसे विजमान और ये गिब्सन नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि एमिनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है सेलेक्टिव केमिकल प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि डाइपेप्टाइड भी जो होते हैं सूक्ष्म मात्रा में इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स में एब्जॉर्ब उनको कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन भी जो होती है पिनोसाइटोसिस की द्वारा जो है इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, परंतु ये रिएक्शन जो होती है बहुत कम देखी जाती है। अब इसके बाद देखिए प्रोटीन का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया। अब देखिए एब्जॉर्प्शन किसका बचा, फैट का। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, कि फूड में उपस्थित फैट जो होती है वो विभिन्न प्रकार के जो डाइजेस्टिव जूस हैं उसमें लाइंस्पेज एंजाइम के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल में ग्लीसरॉल, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में उनको क्या करती है, चेंज करने का काम करती है। अब ग्लिसरॉल के पानी में सॉल्युबल होता है, तो सॉल्युबल होने के कारण क्या होता है, इजीली उसको एब्जॉर्प्शन जो है इजीली हो जाता है, किसका, ग्लिसरॉल का।
ठीक है। और फैटी एसिड का अवशोषण जो होता है वो उनके मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट है कम है तो वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। ठीक है। और इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स के मध्य में उपस्थित एंटीरियर मेसेंटिक वेन की डक्ट के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, वसा हो गया। अब वह पानी जो है उसका भी अवशोषण किया जाता है। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टोमक से स्टार्ट हो जाता है और मोस्टली जो है इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सरफेस जो होती है ना उसके द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है किया जाता है। अब एक स्वस्थ मनुष्य 15 से 20 लीटर जल एक दिन में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। और किसके द्वारा, ऑस्मोसिस रिएक्शन के द्वारा जो है इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके बाद देखिए कि एब्जॉर्प्शन और मिनरल सॉल्ट की कार्बनिक खाद्य पदार्थों के साथ साथ कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी क्या होते हैं, इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स के द्वारा उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसमें अब इसके बाद देखेंगे कि ये लवण जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर स्पेसिस के द्वारा इनको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। तो हैलाइड एसिड के लवण जो होते हैं सल्फेट और कार्बोनेट की अपेक्षा जो होते हैं वो अधिक अच्छी प्रकार से अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन कि वाटर में डिजॉल्व विटामिन जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं विटामिन सी जो होते हैं वो इंटेस्टाइन की सरफेस के द्वारा उनको इजीली एब्जॉर्ब किया जा सकता है या डिफ्यूज़ हो जाते हैं वो। ठीक है, समझ में आ गया। अब विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम जो होता है उसकी आवश्यकता होती है और स्टोमक में विटामिन जठर ग्रंथियों के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है। और एब्जॉर्प्शन के पश्चात ब्लड में विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं ना उससे सेपरेट हो जाता है। जैसे एंजाइम कुंजी सिद्धांत कार्य करते हैं ना कि जैसे ही रिएक्शन शुरू हुई उस समय ये जुड़ गए उसके साथ और जुड़ने के बाद जैसे ही रिएक्शन ख़त्म हुई इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ क्या कर दिया जाता है, इनको फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए फैट में घुलनशील जो विटामिन होते हैं जैसे A, D, E और K जो होते हैं मिसलस में घुलकर इंटेस्टाइन की म्यूकस लेयर जो होती है ना उसको सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा इनको एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया। अब इसके बाद देखिए एब्जॉर्प्शन का लार्ज इंटेस्टाइन में कि बड़ी आंत के द्वारा किसी भी खाद्य का अवशोषण जो है नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि काइल जब बड़ी आंत में पहुंचता है तो इसमें अवशोषण की योग्य पदार्थ जो होते हैं इसके अंदर नहीं बचते हैं। ठीक है, तो बड़ी आंत में वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। कुछ दवाइयाँ और खनिज लवण जो होती हैं वो भी इसके द्वारा अवशोषित की जाते हैं। ठीक है। अब अवशोषण के अलावा बड़ी आंत का मेन फंक्शन क्या होता है, म्यूकस सिक्रीशन का कार्य भी करती है ये कि म्यूकस सिक्रीशन कैल्शियम, लोहा और जो भारी वस्तुएं होती हैं और दवाइयों का उत्सर्जन, ठीक है, और सेलुलोज का अपघटन, ये सभी क्रियाएं किसके द्वारा की जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा की जाती हैं। अब देखिए इसके बाद कंपोजिशन ऑफ फीसेस एंड डिफिकेशन कि जैसे ही डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन होने के बाद बाकी का बचा हुआ जो भी सब्सटेंस होते हैं उसको कहाँ पर लिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से उनको रेक्टम में लाया जाता है। ठीक है, रेक्टम में ये जो होते हैं फीसेस के रूप में इनको एकत्रित होते जाते हैं और अपचित भोजन का संगठन भी मुख्य रूप से ग्रहण किए जाने किस पर डिपेंड करता है, डाइट पर निर्भर करता है कि जैसा हम भोजन लेते हैं ना, ठीक है, वैसे ही सेमी सॉलिड जो वेस्ट होते हैं ना वो बॉडी से बाहरते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें जो फीसेस होती हैं सेमी सॉलिड होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं और इनका ब्राउन कलर किसके कारण, स्टरकोबिलिन जो है उसके कारण होता है। ठीक है, स्टेरोबिलिन के कारण होता है। अब जो पित्त वर्णकों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है ये। अब इसमें फीसेस में जो ऑर्डर या इंडोल, सेक्टोल और ट्रिप्टोफैन इत्यादि पदार्थ के कारण इसमें स्मेल जो होती है इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए इसका कंपोजिशन ऑफ फीसेस की फीसेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है कि इसमें वाटर जो होता है ना, कुल बॉडी वेट जो है ना अपना उसका 75 to 70%
होता है। इसमें कुछ अनअपघटनीय सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन अवशेष स्केलेटल, हिस्टिडिनडॉल आदि पाए जाते हैं। जीवित व मृत सूक्ष्म जीव भी होते हैं। एलिमेंट्री किनारे की सरफेस से उपस्थित एपिथेलियल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। कुछ फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब फीसेस को बॉडी से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? डिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया कि फीसेस को बॉडी से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? डिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। और एलिमेंट्री कैनाल में उपस्थित क्रमाकंचन जो तरंगति होती है उसके कारण क्या होता है कि अनडाइजेस्ट फूड जो होता है ना उसको नीचे खिसकाया जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया जो होती है क्या कहलाती है? गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो समझ में आ गया। तो बेटा ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ओके।